Hello dear student of class 12th, this is your physics teacher and today we are going to discuss our lecture number 4.6 and our today's topic is the solenoid. Dear student, in the previous class we just discussed about the application of the Ampere's rule और हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स रूल. डियर स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई एक लेंथ है और ये इनफाइनाइट लेंथ की है और यहाँ पर अगर आर डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज डी बी इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. राइट, तो ये एक्सप्रेशन जो है हमने पिछली वाली क्लास में डिराइव किया था और ये समझा था कि किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए आप किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो उसके लिए तो एक्सप्रेशन होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. लेकिन अगर ये लेंथ जो है वो फाइनाइट लेंथ की हो जाए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर ये लेंथ जो है वो फाइनाइट लेंथ की हो जाए तो ये तो एक्सप्रेशन था आपके पास इनफाइनाइट लेंथ के लिए. इनफाइनाइट लेंथ, अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है और उसमें कुछ करंट आई फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे होगा उसका एक्सप्रेशन तो ये हो जाता है. लेकिन अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ क्रिएट हो, अगर आपके पास एक लेंथ जो हो जो फाइनाइट हो, तो उस केस में आपको इसके एंड्स के एंगल को क्या करना होता है, मेजर करना होता है. मान लेते हैं ये एंगल φ1 है और ये वाला एंगल क्या है, φ2 है. तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो एक्सप्रेशन हो जाता है वो एक्सप्रेशन आपका आता है b इज इक्वल टू या डी बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, this will be mu naught upon 4 pi I upon r sin phi1 plus sin phi2, right, where phi1 and phi2 is the angle of the two ends. ये कंडक्टर जो है इनके एंड्स के साथ ये पॉइंट पी जो एंगल बना रहा है वो phi1 हो गया और इधर वाला एंड जो एंगल बना रहा है वो phi2 हो गया. और इसके लिए आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर एंड दिस विल बी साइन phi1 प्लस साइन phi2. तो ये एक्सप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर आर इज द डिस्टेंस एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर आप इसको इनफाइनाइट बनाना चाहें तो इस एक्सप्रेशन से भी ये वाला एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है. ठीक है, ये बहुत ही जनरल इक्वेशन है, ये आपके सिलेबस में पहले था लेकिन अभी हटा दिया गया है, हमें इसको नहीं पढ़ना है. फिलहाल इसके फॉर्मूले को हमने डिस्कस कर लिया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन phi1 प्लस साइन phi2. तो अगर मान लीजिए ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो इसके लिए सीधा सा तरीका ये है कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाए तो जो ये वाला वेक्टर है, या आप कह सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर x मान लीजिए इसे आप, तो ये जो पोजीशन वेक्टर इस एंड का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के साथ, इसके रेडियस वेक्टर के साथ या इस r के साथ जो एंगल बना रहा है वो phi1 है. तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये बिल्कुल से स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो उसका एंड जो होगा वो कहाँ पे, इनफाइनाइट पे होगा. आप उसके लिए इनफाइनाइट के लिए आप अगर जो है एंगल फाइंड करें तो phi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी और phi2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी. मतलब phi1 और phi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी. अब इस एक्सप्रेशन में आप 90 वैल्यू रख दीजिए तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया तो कितना हो गया, 2 हो गया. तो एक्सप्रेशन क्या बन गया इनफाइनाइट के लिए. तो इनफाइनाइट के लिए जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 1 1 2 हो गया तो 2i अपॉन आर. तो देखिए सेम एक्सप्रेशन आ रहा है. तो ये एक जनरल फॉर्मूला था जिसको हमने पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा लीव हो गया था तो इसको हमने इस वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया. तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड. किसी सोलोनाइड की वजह से अगर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो बेसिकली वी हैव टू जस्ट डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनॉइड. ठीक है, तो सोलोनॉइड की वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोलोनॉइड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड. तो बेसिकली सोलोनॉइड इज द नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स. राइट, अगर देखिए एक जो सर्कुलर कॉइल होती है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द
कॉइल, क्या कहते हैं इसे हम कॉइल कहते हैं। और आप जानते हैं कि कोई छोटी सी कॉइल जो होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो इसका जो पोल होगा सामने का साउथ पोल होगा और इसके पीछे वाला नॉर्थ पोल होगा। अब अगर हम इसी तरीके से बहुत सारे टर्न्स इस तरह से बना दें, इस तरह से बहुत सारे टर्न्स हम बना दें तो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में लिंक होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये बन जाएगा, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सोलोनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोलोनॉइड कहते हैं। तो सोलोनॉइड बेसिकली जो है वो एक अरेंजमेंट है, इट इज़ टाइटली वाउंड हेलिकल लूप। ये सोलोनॉइड जो होता है वो टाइटली वाउंड हेलिकल लूप होता है। नंबर ऑफ लूप्स होते हैं जो स्ट्रेट लूप्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेट लूप्स होते हैं। दैट्स मीन ये जो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सोलोनॉइड की बात कर रहे थे। तो सोलोनॉइड बेसिकली क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल लूप इट नोन एज अ सोलोनॉइड, राइट। मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल टर्न है वो n है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोलोनॉइड का कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये जो सोलोनॉइड होता है इट इज़ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये बिल्कुल से एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे आप जानते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप मैग्नेट जो होता है वो बार मैग्नेट होता है। उसका बिहेवियर क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जनरेट हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया जो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सोलोनॉइड इज अ नंबर व्हेन द नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स आर इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल लूप इज नोन एज अ सोलोनॉइड। क्या कहते हैं उसे हम, सोलोनॉइड कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं अगर मिल करके एक हेलिकल फॉर्मेशन करती हों तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सोलोनॉइड कहते हैं। और सोलोनॉइड जो है बिल्कुल से एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक चीज़ यहाँ से आपको समझ में आई होगी कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये डिपेंड करेगा करंट पे। जितनी ज़्यादा करंट आप इस पर फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर रूल, ठीक है। एम्पियर रूल की वजह से हमें जो है इसके सेंटर में मान लीजिए यहाँ इसके बीच में कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और डियर स्टूडेंट ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक आयरन कोर है, इस तरह से मान लीजिए, और इस आयरन कोर के ऊपर जो है इस तरह से जो है कॉइल्स जो है लपेटी गई हैं। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से जो है कॉइल्स लपेट दी गई हैं, राइट, इस तरह से। और ये जो है इसमें करंट कुछ इस तरह से जो है करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर करंट इसमें फ्लो हो रही है तो इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इस तरह से है, आप समझ लीजिए। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर से लाइंस निकलती हैं और एक ही कॉइल को अटैच करते हुए बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, और इस पॉइंट P पे क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स रूल, अगर हमें एम्पियर्स रूल यहाँ पे अप्लाई करना है तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एक एम्पियरियन लूप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। एक एम्पियरियन लूप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। दैट इज कंसीडर एन एम्पियरियन लूप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एम्पियरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और इससे पॉइंट से P से पास होता हुआ एक रेक्टेंगुलर एम्पियरियन लूप हमने कंसीडर कर लिया और इसका नाम हमने रख लिया ABCD। सो दिस इज द एम्पियरियन लूप। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। ये हमने एम्पियरियन लूप निकाल लिया। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, जब एम्पियरियन लूप हम अप्लाई करते हैं तो स्टेप सेकंड में आप जानते हैं कि एम्पियरियन लूप होता है, एम्पियरियन रूल क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये आपको पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम सबसे पहले देखिए क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि इसके जो ये आपने ये एम्पियरियन लूप कंसीडर किया है, इसके जो अलग अलग साइड्स हैं उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको ओरली हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है इससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है। तो आप ध्यान से समझिए। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लेंथ, जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं A और B साइड की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 एंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है और लूप जो है ऐसे काम कर रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 एंगल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, इसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगा। और इधर वाली साइड पे अगर हम देखें तो इधर वाला साइड भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है
और ये लेंथ जो है ऐसा है, तो इसके बीच का एंगल कितना है 90 है। तो हमें इस फिगर्स को देख के ही पता चल जाता है कि ये साइड बी और सी साइड जो है और ए और डी साइड है और सी और डी साइड है, इससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फाइंड करते हैं। क्लोज इंटीग्रल किसका, ये लूप का, ए बी सी डी लूप का। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एंड दिस विल बी बी डॉट डी एल। ठीक है, ये सभी वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तभी आप इसे कॉस में कन्वर्ट करोगे। प्लस दूसरा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एरो हमने बना दिया, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो बी टू सी जा रहे हैं हम, और यहाँ पे बी डॉट डी एल। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ से हम सी से डी की तरफ आएंगे, सी से डी की तरफ हम आ रहे हैं, और ये हो गया आपके पास बेटा बी डॉट डी एल। ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि आप अलग अलग साइड से, इधर वाली साइड से कितना लिंक हुआ, इधर वाली साइड से कितना लिंक हुआ, इधर वाली साइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, इधर वाली साइड के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, सबको अलग अलग कैलकुलेट आप करिए, और सबको अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद क्या कर दें आप, ऐड कर दें। तो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल निकालने का ये हमने तरीका ढूंढा, और यहाँ पे हमने लास्ट वाला डी टू ए, तो यहाँ से हमने लिखा है डी टू ए बी डी एल। ठीक है, बी डी एल। तो ये हमने इसको क्लोज इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ए टू बी, अब ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बी डी एल। अच्छा, ए से बी तक जाने में मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना होगा 0, तो cos 0 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी है ना, ये हो जाएगा बी डी एल। अब ये बी टू सी कितना एंगल हो रहा है 90, तो cos 90 डिग्री। ठीक है बेटा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखना, यहाँ भी एंगल 180 का बन रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सी टू डी 0 डी एल। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, केवल हमारे पास ये वाली वैल्यू बचती है, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी ए टू बी बी डी एल। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लेते हैं ये जो सोलोनाइड है इसकी लेंथ कितनी है, टोटल L है, या कैपिटल L मान लीजिए, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी लूप ए बी सी डी डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी डी एल। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम रिजॉल्व करते हैं और इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, इसको मैं रेज करता हूँ और आगे की वैल्यू मैं लिखता हूँ। देखिए, तो बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ हम लिख लेते हैं, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए टू बी, दिस विल बी बी डी एल। ठीक है, इसको मैं और आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसको मैंने b को बाहर ले लिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b डी एल को ऐड करते गए, क्योंकि हमने एक छोटा सा एलिमेंट इस पर कितना आना था dl, तो dl को ऐड करते गए, कितना आ गया, l आ गया। तो किसके बराबर हो गया ये b इंटू एल। तो यहाँ से आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल, दिस विल बी इक्वल टू b इंटू एल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। तो सेकंड स्टेप में, सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर किया। सेकंड स्टेप में हमने क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल फाइंड किया। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इसकी नोट कर लेता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट, अब ये जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिखेंगे। तो मैंने लिखा b डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आया बेटा, बी एल। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम करंट फाइंड करते हैं, स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम करंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। देखो, एक लूप में, ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ में कितनी करंट हो जाएगी, देयरफॉर करंट इन यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, करंट इन यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, n इंटू यूनिट लेंथ कितनी है, l। ठीक है, अगर l को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यूनिट लेंथ में करंट पता चल जाएगी, है ना। सॉरी, ये आई होगा, एल नहीं होगा बेटा, आई होगा, है ना, क्योंकि एक लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो स्मॉल एन लूप में कितनी होगी, स्मॉल एन इंटू आई। तो यूनिट लेंथ में आपको करंट पता चल गई, एन इंटू आई। अब आपको इस टोटल लेंथ में निकालना है। सो टोटल
करंट इन सोलोनॉइड, ठीक है। तो टोटल करंट, तो यूनिट लेंथ में इतनी करंट है, तो टोटल लेंथ में कितनी करंट हो जाएगी, N इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई L, ठीक है। मतलब अगर आप यूनिट लेंथ की आपको करंट पता है और आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल करंट पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस लूप को कितना करंट थ्रेड कर रहा है, कितना करंट थ्रेड कर रहा है, N इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L। तो अब हम इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली नोट कर लेते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से जो आई नेट करंट आ रही है या आई टोटल करंट आ रही है, आई टोटल, दिस विल बी इक्वल टू NIL, जहाँ पे I क्या है, दिस इज द करंट पर यूनिट लेंथ, करंट इन वन लूप, एक लूप की करंट है I। और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है वो स्मॉल n को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस अब आपके पास ये दोनों रूल हैं, आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL की वैल्यू भी है और आपके पास टोटल करंट है। अब आप क्या करें, एम्पियर्स रूल अप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एम्पियर्स रूल अप्लाई करता हूँ। सो अप्लाई स्टेप 4 देखिए, अगर आप इस तरह से एग्जाम में कर रहे हैं तो कभी भी आपके नंबर नहीं कटते हैं। तो स्टेप 4 में अप्लाई एम्पियर्स रूल, ठीक है। तो एम्पियर्स रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे एम्पियर्स रूल हम अप्लाई करेंगे। तो एम्पियर्स रूल क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I नेट। दोनों की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा BL और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NIL, L से L कैंसिल हो गया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनाइड एट द सेंटर कह लीजिए या बिटवीन द कॉइल या इनसाइड द कॉइल। दिस इज द इनसाइड द कॉइल। किसी भी कॉइल के इनसाइड या जो सोलोनाइड है, सोलोनाइड के जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी सोलोनाइड का वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे। अगर आप नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बढ़ा दें, मतलब जो रैपिंग कर रहे हैं आप, जो लपेट रहे हैं वायर को, उसका नंबर ऑफ टर्न आप बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरा ये डिपेंड करता है कि करंट कितनी है। तो करंट अगर आप इसमें बढ़ा दें तब भी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है आगे की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या रिजल्ट इससे जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल करके आते हैं, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो बेटा ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। चलो मैं एक बार फिर से बना ले रहा हूँ इस फिगर को ताकि और क्लियरिटी से आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो बेटा देखो यहाँ पर ये आपका सोलोनाइड हो गया, दिस इज द सोलोनाइड। यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से कुछ करंट आ रही है। तो ये तो आपने इसके बीच में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसको आपने कैलकुलेट किया और ये यूनिफॉर्म इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट NI, ठीक है। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आप इसके एंड पे जाओगे, यहाँ पर और यहाँ पर, राइट, यहाँ पर और यहाँ पर, एक तरफ जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में होगा और एक तरफ जो होगा वो इनसाइड डायरेक्शन में होगा। ये आपको पता है, राइट। और इसका सिंबल भी मैंने शायद आपको बताया होगा। अगर आपके पास क्रॉस साइन बना हुआ है कहीं पर तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और कहीं पर अगर ऐसे पॉइंट बना हुआ है तो ये क्या करता है, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। कहीं पे अगर क्रॉस का साइन बना हुआ है तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको एक इस तरह से क्रॉस का साइन बना दिया जाएगा। अब बताइए कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। आउटवाइड के लिए पॉइंट हम बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब आप इसके एंड पे निकालते हो तो एंड पे जब हम निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको केस याद रखना है कि इसका केस क्या होगा। तो इसके केस में याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि अगर हम एंड ऑफ द कॉइल निकालें तो ये क्या होता है, मिड का हाफ हो जाता है। मतलब इट इज़ द 1/2 ऑफ द म्यू नॉट
Ni, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है। बस हमें ये फॉर्मूला समझना है कि अगर इसके एंड पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलोनाइड। अब एक इंपॉर्टेंट केस और आता है कि जब आप सोलोनाइड के अंदर किसी मटेरियल को प्लेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर एक आयरन का कोर रख दिया है ना, हम इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देने के लिए एक आयरन का कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस तरह से हम क्या करते हैं, वायर को, कॉपर वायर को इस तरह से रैप्ड कर देते हैं। कॉपर वायर पॉलिश्ड होता है जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर कॉइल की तरह काम करता है, तो हमारे पास ये इस तरह से बन गया। ये जो आपने इसके अंदर ये रॉड रखी है या ये सॉफ्ट आयरन रखा है, ये आपने इसके बीच में एक मीडियम इसको प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, जब भी आप किसी भी करंट करेंग सोलोनाइड या आप किसी सोलोनाइड के अंदर कोई मटेरियल प्लेस करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कैसे इंक्रीज़ कर जाता है हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे आपने वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे हम रिलेटिव परमिबिलिटी पढ़ते हैं। तो रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो होती है बेटा म्यू आर इज इक्वल टू होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी दैट इज द दिस विल बी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये होता है आपके पास परमिटिविटी ऑफ का एक्सप्रेशन। रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये वैल्यू आपको पता होती है। तो अगर हमने इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जो इसका म्यू होगा वो म्यू आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी म्यू आर एंड दिस विल बी म्यू नॉट एंड दिस विल, ठीक है। ये तो पहले मीडियम के लिए लिख लिया आपने दिस म्यू, तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे बी फॉर मीडियम, तो ये बेटा हो जाएगा म्यू एन आई, ठीक है। और म्यू को क्या लिख सकते हैं आप, म्यू को आप लिख सकते हैं दिस विल बी म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो दिस विल बी वी इनसाइड इज इक्वल टू दिस विल बी म्यू आर म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये म्यू नॉट टाइम म्यू आर टाइम क्या हो गया, इसको इंक्रीज कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जब आप किसी भी म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी का मीडियम मटेरियल जो है किसी भी सोलोनाइड के अंदर प्लेस करते हो तो उसकी मैग्नेटिक डेंसिटी क्या हो जाती है या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका इंक्रीज कर जाता है। तो सोलोनाइड में हमें इतने ही टॉपिक डिस्कस करने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सोलोनाइड क्या होता है, विद अ नंबर ऑफ कॉइल कंसिस्टिंग करंट in the form of helical loop, then it is known as the solenoid। और सोलोनाइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हमने एम्पियर रूल की हेल्प से कैलकुलेट किया और वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि किस तरह से जो है हम एंड पे उसके फाइंड कर सकते हैं। तो एंड पे जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है दैट इज़ 1/2 म्यू नॉट एन आई, ठीक है। वो सेंटर या उसके इनसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो जाता है। इसके बाद फिर हमने बात करी कि किस तरह से जो है अगर किसी सोलोनाइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल या आप कह सकते हैं एक आयरन की रॉड रख दी जाए या कोई मटेरियल रख दिया जाए तो उसकी वजह से किस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आपने निकाला कि बी फॉर मटेरियल इज इक्वल टू म्यू एन आई, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू यहाँ से आप रखते हैं जिसे आप कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। एंड रिलेटिव परमिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और यहाँ से जब आप म्यू मीडियम की वैल्यू निकालते हैं तो यह आ जाता है म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए तो यहाँ से सीधा एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है कि अगर हम फ्री स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ बी फॉर मटीरियल, राइट, मटीरियल इज इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई बी फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जब उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया म्यू आर इज इक्वल टू दिस विल बी बी मटीरियल अपॉन बी स्पेस, ठीक है। सो रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस की रेशियो का भी वैल्यू होता है। मतलब इन दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है, क्योंकि ये यूनिटलेस हो जाएगी तो जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिव परमिबिलिटी कहलाएगी। तो हर मीडियम का अपना एक रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब कि वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाया जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा या कितना कम हो जाएगा। इट इज़ लाइक एज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। ओके, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा सोलोनाइड का है। सोलोनाइड का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगला एप्लीकेशन देखते हैं जो इसी सोलोनाइड से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं टोरॉइड, राइट। टोरॉइड बेसिकली जो है वो एक सोलोनाइड का ही क्या है, सर्कुलर शेप का
मतलब या कह सकते हैं एक सर्कुलर शेप सोलोनाइड जो होता है उसे हम कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि केवल उसके इनसाइड में ही मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, आउटसाइड या उस कॉइल के बाहर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता। इस वजह से इसका यूज डिफेंस में बहुत ज़्यादा होता है। डिफेंस में डाटा लीक ना हो इसलिए जो है हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि हमारा मैसेज कोई और ना सुन सके, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है सेंसिटिव होता है और इसका यूज हम लोग जो है करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है टोरॉइड और इसको हम देखते हैं। तो एक एंडलेस कॉइल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। एक आपके पास हेलिकल शेप का एक जो है आपके पास क्या है, एक आपके पास सोलोनाइड है। उस सोलोनाइड को आपको टर्न करके क्या बनाना है, सर्कल में कन्वर्ट करना है। अगर आपने उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो इस तरह के सोलोनाइड को आप क्या कहोगे, टोरॉइड कहोगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से हम जो टोरॉइड होता है, टोरॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके सरफेस पे निकालेंगे और उसके आउटसाइड निकालेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इसके जो हैं फीचर्स हैं जो टोरॉइडल सोलोनॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। क्या कहेंगे इसे हम, टोरॉइड कहेंगे। एक एंडलेस सोलोनाइड जो होता है उसे हम टोरॉइड कहते हैं। इस तरह से देखिए, ठीक है, ठीक है। या आप इस तरह से देखिए, आप एक ट्यूब कंसीडर करें। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब के ऊपर क्या करते हैं आप, वायर्स को इस तरह से रैप कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का शेप बन गया इसे हम क्या कहेंगे, टोरॉइडर जो है, टोरॉइडर सोलोनाइड हम कहेंगे, ठीक है। सो एन एंडलेस सोलोनाइड इज कॉल्ड टोरॉइड। एक जो एंडलेस सोलोनाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं एक जो सर्कुलर सोलोनाइड जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये जो टोरॉइड है, एक थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बना लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के साथ इस तरह से कॉइल्स इस तरह से लगी हुई हैं सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आपके पास कॉइल लगी हुई हैं और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो ये तो सेंटर हो गया और सेंटर से इसके बीच में जो ये एक्सिस है, इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है, r डिस्टेंस पे है। और आपको, या इसको मान लेते हैं a डिस्टेंस पे है, इसका जो रेडियस है वो a है। और यहाँ से हम जो है हमें 3 पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहला तो आउटसाइड पॉइंट पे, दिस विल बी P1 आउटसाइड, ठीक है। दूसरा क्या करना है, हमें इसके इनसाइड में निकालना है। इनसाइड का मतलब यहाँ कहीं पे, ठीक है, दिस इज़ द P2, ठीक है। और थर्ड जो है इसके बिल्कुल से एक्सिस पे निकालना है, इसके बीच में। एंड ये थोड़ा सा ऐसे बन गया है, यहाँ पे इसको बीचों बीच है ये। तो ये जो है यहाँ पर इसको आप मान लीजिए P3। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला है आपके पास आउटसाइड P1, दूसरा है इस कॉइल के बीच में जिसे हम P2 कहेंगे, ये होगा इनसाइड, ठीक है। इसके बाद एक हो जाएगा विदिन का मतलब इस कॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मान लेते हैं इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो हम इसका फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो आउटसाइड पे पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। और ये आउटसाइड पॉइंट जो है वो P1 है, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हमें आउटसाइड पॉइंट पे क्या करना है, फील्ड जो है वो फाइंड करना है। तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टेप फर्स्ट में एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक क्लोज लूप इसके चारों तरफ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, हमने एक क्लोज लूप इस तरह से कंसीडर कर लिया R रेडियस का, ठीक है। इसके अंदर देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हमने R डिस्टेंस पर पॉइंट P जो इसके सरकमफ्रेंस पे होता हुआ जा रहा है, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये क्लोज लूप हमने कंसीडर कर लिया। तो एम्पियर्स रूल क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो हमें क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से समझें, तो ये जो एम्पीरियन लूप आपने कंसीडर किया है, ये पूरे इस कॉइल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है।
है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सर्कुलर है, कोई सर्कुलर ऐसे ट्यूब है, उस ट्यूब के बीच में आपने एक ऐसे एक्सिस, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्यूब है ऐसे, और आपने जो है ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्यूब ऐसे बनी हुई है, इसका एक हिस्सा मैं आपको ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मान लीजिए इसके बीच में आपने कोई एक एम्पीरियल लूप ऐसे कंसीडर कर लिया, तो जो एम्पीरियल लूप है इसमें से कुछ करंट इन हो रही है और देखिए कुछ करंट बाहर हो रही है। अगर एम्पीरियल लूप इस देखो ये कॉइल हो गई, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, अब इसके बीचों बीच आपने एम्पीरियल लूप ऐसे कंसीडर कर लिया, तो इस एम्पीरियल लूप के अगर इस तरफ देखेंगे तो करंट बाहर की तरफ जा रही है और इस तरफ देखोगे तो करंट अंदर की तरफ आ रही है। तो जितनी करंट अंदर जा रही है उतनी ही करंट क्या हो रही है, बाहर हो रही है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं द करंट एंटरिंग या द करंट थ्रेडिंग that is current entering is equal to current outing। ठीक है, जितनी करंट अंदर जा रही है उतनी करंट बाहर जा रही है। इस एम्पीरियल लूप जितनी करंट देखो ऐसे है, दिस लाइक दैट, तो अगर हम बात करें तो इधर की करंट अंदर की तरफ जा रही है, उधर से करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर इसको दो बराबर भागों में बांट दें तो जितनी करंट अंदर की तरफ जा रही है उतनी करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो नेट करंट क्या होगी, नेट करंट यहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन में रख दें, तो जब इस एक्सप्रेशन में आप इसे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनसाइड पॉइंट पे बात करते हैं। इनसाइड पॉइंट पे भी सेम है, ध्यान से समझ लीजिए। इनसाइड पॉइंट पी है, इसको मान लीजिए ये छोटी सी आर मान करके हमने क्या किया, ये एम्पीरियल लूप ऐसे कंसीडर कर लिया। तो जब बेटा हमने इसको एम्पीरियल लूप ऐसे कंसीडर किया तो इसके अंदर तो कोई करंट एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, मतलब कोई लूप आ ही नहीं रहा है। अगर कोई लूप इसके अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें नेट करंट क्या है, जीरो है। तो अगर नेट करंट जीरो है तो सेकंड केस में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। तो देख लीजिए सेकंड पॉइंट, एट पॉइंट P2 दैट इज इनसाइड का मतलब बेटा इसके अंदर नहीं है तो विद इन हो जाएगा। इनसाइड का मतलब ये जो इसके बीच में फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे देखो अगर हमने एम्पीरियल लूप कंसीडर किया, अगर हमने ये छोटा सा एम्पीरियल लूप कंसीडर किया तो इसके अंदर कोई भी करंट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब करंट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर करंट इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी टोरॉइडल के बाहर या टोरॉइडल के अंदर जो स्पेस है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसके एक्सिस पे, ध्यान से समझिएगा। तो इससे एक्सिस पे हमने इस तरह से एक आर रेडियस पे, इस आर डिस्टेंस पे, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो हमने ये आपको ये एक्सिस है और इस एक्सिस के साथ इस तरह से कॉइल्स लगी हुई हैं इस तरह से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पॉइंट पे यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस तरह से एक एम्पीरियल लूप इसी एक्सिस पे क्या करूँगा, एज्यूम कर लूँगा। तो अगर मैंने एज्यूम कर लिया तो इसके बाहर वाला ये वाले जो हैं, ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाले कैंसिल आउट हो गए। अब केवल इसके अंदर वाली करंट ये वाली बच रही है। देखो इसके अंदर जो ये करंट है इन हो रही है। ठीक है, तो हमें ये वाली करंट क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम टेक्निक देखते हैं कि उसके लिए क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में तो हमने एम्पीरियल लूप लगाया। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, है ना। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो अगर हमने एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया इसके ऊपर, ये जो आपके पास एम्पीरियल लूप है, इस एम्पीरियल लूप के ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री। तो क्या आ गया, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, डी एल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब क्योंकि इस एम्पीरियल लूप में आप इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इसका लेंथ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर। तो ये हो गया 2 पाई आर। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपने आर मानी है। तो एम्पीरियल लूप, तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल
इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस विल बी b इज इक्वल टू 2 पाई r, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या आप अगर 2 पाई r ना लिखना चाहें तो जब हम इसको dl ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली bl लिख लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें करंट को जो है फाइंड करेंगे। करंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम आई नेट फाइंड करेंगे। और आई नेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी विशेष चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो विशेष चीज़ों में क्या होना, मान लेते हैं कि जो है टोटल आई करंट जो है, आई करंट इज फ्लोइंग इन स्मॉल एन टर्न। स्मॉल एन टर्न क्या है बेटा, आपसे समझ लो, कैपिटल एन क्या है, टोटल टर्न है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन जो है वो क्या है बेटा आपका, टर्न पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल आई क्या है, आई इज अ करंट इन वन लूप। ये जो एक लूप है ना, इस लूप के अंदर कितनी करंट है, तो मैं कह सकता हूँ करंट इन वन लूप, है ना, वन लूप, ठीक है, कितना है, आई है। तो एन लूप में कितना हो जाएगा, एन लूप में कितना हो जाएगा बेटा, एन लूप में हो जाएगा आई इंटू एन। और अगर इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल है, या टोटल इसका जो सरकमफ्रेंस है एल है, तो इसमें कितने टोटल टर्न आ रहे होंगे, एल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आपको क्या होगा, करंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ टोटल करंट, अगर इसमें टोटल, ध्यान से समझिएगा, ये तो यूनिट का पता चल गया, और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, एल है। ये जो पूरी कॉइल है, या इसके अंदर जो ये आपने एक्सिस अज्यूम किया है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है। मान लेते हैं ये एल लेंथ में पूरी फैली हुई है, तो इसमें जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो स्मॉल आई एन यूनिट में है, तो इसमें हम एल से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई एल, तो आपको इसमें करंट पता चल जाएगी। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप एम्पियर्स रूल अप्लाई करिए। देखिए स्टेप 4, ठीक है, क्या कहता है एम्पियर्स रूल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। रख देते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, एल बी एल, और यहाँ पे क्या आई है, म्यू नॉट, और यहाँ पे वैल्यू एन आई एल, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो गया, और यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई बी एड विदिन, है ना, क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टोरॉइड। किसी भी टोरॉइड के अंदर विदिन कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो है टोरॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। टोरॉइड इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसके अंदर जो ये स्पेस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। हमें मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल इसके अंदर मिलता है, तो इसका यूज़ जो है हम डिफेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें करंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, बिल्कुल से वैसे ही कैलकुलेट की है जैसे हमने सोलोनाइड में किया है। कैसे कैलकुलेट किया, हमने मान लिया कि एक लूप में करंट आई फ्लो हो रही है, तो स्मॉल एन लूप में कितना होगा, स्मॉल एन इंटू आई, तो टोटल में कितना होगा, एल से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई यूनिट लेंथ में एन आई करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल लेंथ में कितना होगा, एल इंटू एन आई, तो हमें टोटल करंट पता चल गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको एम्पियर्स रूल में रख करके ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे जो है सजेशन है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में कुछ नई बातें करेंगे। हमारा ये एम्पियर्स रूल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, उसके एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है हम आगे बात करेंगे कि जब भी किसी भी कंडक्टर को या किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।